हेलो गाइस। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं और ये हमारे लिए पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम के लिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हम अपनी कम समय में अधिक ज्ञान ग्रहण कर ले। तो इससे अच्छा क्या है दोस्तों। जैसे कि हम लोग लॉन्ग वीडियो देख देख के भाई इतना हमारे पास टाइम नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अपना समय गंवा सके और ज़्यादा समय में कुछ थोड़ा सा सीख सके। तो हम लोग प्रयास अब इतना ही करेंगे क्योंकि ये अक्टूबर का मंथ चलने वाला है। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसी प्रकार से हर एक चैप्टर का वन शॉट आएगा, मतलब कि आपको 4 से 5 पेज में पूरा कन्फर्म, मतलब कि अच्छी लेवल से कैसे पूछे जाते हैं पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं आप लोग कितना है। बस 1 2 3, बस 3 पन्ना है जिसमें कि आप लोग विलियन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरिकल पूरे इसमें मतलब कि समाहित किया गया है, जिसे आप लोग आसानी से समझ जाओगे। हम लोग ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से एक चैप्टर कंप्लीट कर ले तो और क्या चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ। जय सरस्वती माता नाम लेते हैं और फिर अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है क्या हमारा, विलियन। विलियन चैप्टर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री का है। ओके। चैप्टर 1 यहाँ पे वन शॉट है। तो विलियन, पहले विलियन जानेंगे। विलियन होता क्या है, लिखा हुआ है दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। अब बताओ विलियन किस प्रकार के होते हैं। चलो अच्छा, हम लोग पहले ये जान लें द्विअंगी विलयन, जो कि हम लोग को पूछा जाएगा एमसीक्यू में। द्विअंगी विलयन में कितने घटक होते हैं। द्विअंगी विलयन में 2 घटक होते हैं। हो गया। विलय, जिसे मतलब कि घोला जाता है। मान लो शरबत है ना तुम्हारे पास, शरबत नहीं भाई, पहले तो पानी में फिर शरबत बनेगा। मान लो तुम्हारे पास बॉटल है, उसमें पानी है, पानी में तुम लोग अगर कुछ नींबू मिला दिए, खट्टा होगा ना। बताओ किसकी मात्रा अधिक है, जल की मात्रा अधिक है या नींबू जो मिला है उसकी मात्रा अधिक है। भाई जल की मात्रा अधिक है, जो मिलाए हैं उसका मात्रा कम है। जो मात्रा कम रहेगा वही हमारा विलेय कहलाएगा, और जिसका मात्रा अधिक होगा वही क्या कहलाएगा, विलायक। समझ गया ना दोस्तों। अब बताइए वह घटक जो विलयन में अधिक मात्रा में हो विलायक होगा। चलिए विलयन की सांद्रता, भाई हम लोग अब न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा आपको। विलयन की सांद्रता पे ही भौतिक सांद्रता और रासायनिक सांद्रता आप लोग को क्वेश्चन पूछ लेगा। बताओ विलयन की सांद्रता की कितनी प्रकार है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है विलयन की सांद्रता। भाई पढ़े ही नहीं है, कैसे बताएंगे एमसीक्यू में। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक विलयन की सांद्रता। भाई विलयन की सांद्रता 2 प्रकार की होती है, एक भौतिक सांद्रता, एक रासायनिक सांद्रता। भाई भौतिक क्या है, जो हम लोग द्रव्यमान नापते हैं ना प्रतिशत में, और पार्ट्स मिलियन नापते हैं ना प्रतिशत में, पार्ट्स ऑफ बिलियन नापते हैं ना प्रतिशत में, तो वही हमारा भौतिक हो गया। अब बताओ रासायनिक सांद्रता, जो मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, नॉर्मलता या फॉर्मलता होता है, इसे रासायनिक सांद्रता के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए एक एक करके आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय को, 100 ग्राम विलयन है ना, पूरे विलयन हो गया 100 ग्राम, उसी में विलय को डाल दो और उसका पूछो भाई अब इसका विलयन का कितना प्रतिशत होगा। तो आप लोग इस सूत्र से आसानी से निकाल लोगे। उसी प्रकार आयतन प्रतिशत है, विलय का आयतन और विलयन का आयतन गुणे 100, प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके। अब बताओ द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, यहाँ पे है 100 मोल विलयन में उपस्थित विलय का भार, 100 मोल विलयन में उपस्थित विलय का भार हम लोग का हो गया। और यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन 10⁻⁶ भाग विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही पीपीएम कहते हैं। भाई आप लोग नोट कर रहे होगे इसमें, भाई सब कुछ क्या घोल रहे हो इसमें, विलय ही घोल रहा है। किसमें घोल रहा है, विलयन में ही। हम लोग इसे कि विलायक है ना, विलायक में विलय को ही घोल रहे हैं, तभी हमारा कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। अब बताओ द्रव्यमान प्रतिशत, यानी इसमें सब ग्राम ग्राम ही रहेगा। विलय का भार और विलयन का भार, विलय का आयतन, विलयन का आयतन, यहाँ पे नीचे सब विलयन का ही रहेगा। यदि आयतन है तो आयतन, यदि
ग्राम वाला चीज़ रहेगा तो भार। बस इतना ही आसान सा सूत्र हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। मोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मोल किसी पदार्थ के भार तथा अणुभार को ही मोल कहते हैं। इसे एन से दर्शाते हैं दोस्तों। किससे? एन से दर्शाते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल टू भार बट्टे अणुभार। ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है? मान लो सोडियम है ना, सोडियम का भार कितना होता है? 23। और नहीं, मतलब कि अणु भार 23 होता है और उसका भार जो होता है दिया रहेगा आपको कि इतना परसेंट सोडियम में, इतना परसेंट, मतलब कि वो मिलाया, कुछ भी मिलाया जाए उसका अणु भार निकालना होगा। मूल प्रभाज हो गया यहाँ पे विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक को मोल अंश कहते हैं तथा कुल विलयन का मोल अंश को मोल प्रभाज कहते हैं। कोई भी विलयन हो गया ना, कोई भी विलयन हो गया उसमें विलेय घोल दो, ठीक है ना, और विलायक घोल दो। तो विलेय का पूछेगा तो विलेय का मोल प्रभाज, और विलयन का पूछेगा तो विलयन का मोल प्रभाज। इसके लिए हम लोग यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज, जो घोलेंगे उसका मोल प्रभाज कितना होगा और जिसमें घोलेंगे उसका मोल प्रभाज कितना होगा, उसके लिए अलग अलग सूत्र हैं। ठीक है ना। विलेय का मोल प्रभाज के लिए स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल एम। अब बताओ विलेय का मोल स्मॉल एन से, फिर विलेय का मोल और विलायक का मोल, वही हम लोग को ज्ञात करना है। अगर आपको पूछ दे विलेय का मोल प्रभाज, यदि आपसे मोल प्रभाज पूछ दे तभी भी आपको विलेय का ही निकालना है। किसका निकालना है? विलेय का ही। यदि आपसे पूछ दे विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का ही निकालना है, क्योंकि उसमें बता ही रहा है साफ साफ। यदि विलायक का बोले तो विलायक का निकालना है। अब बताओ विलेय के मोल प्रभाज के लिए विलेय का मोल क्या हो जाएगा? स्मॉल एन। और हम लोग क्या पढ़े हैं? कुल विलयन में विलयन का कुल मोल प्रभाज। विलयन में क्या क्या है? विलेय है और विलायक है, तो विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज। अब मान लो विलायक पूछेगा तो विलायक के लिए कैपिटल एन आ जाएगा, कैपिटल एन विलायक का मोल प्रभाज, और स्मॉल एन विलेय का और कैपिटल एन विलायक का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है ना। विलायक का मोल कितना होता है? अच्छा, विलयन का मोल प्रभाज प्रभाज रहेगा। विलयन का मोल प्रभाज सदैव 1 होता है। कितना होता है? 1। हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकल गया है। ठीक है ना। देखिए विलयन का मोल प्रभाज एक्स ए क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। एक्स बी क्या है? विलायक का मोल प्रभाज। दोनों का योग कितना होगा? 1 के बराबर ही होगा। यदि आपको पूछ देना दोस्तों बताओ विलेय का मोल प्रभाज कितना है, यदि आपको दे दिया है विलेय का मोल प्रभाज इतना है, तो आप लोग ये सूत्र रखकर आसानी से निकाल सकते हो। ये सूत्र हमको काम आएगा किसमें? एमसीक्यू करने में। ठीक है, आप लोग लॉन्ग भी कर सकते हो। ओके, चलिए नॉर्मलता। विलयन के आयतन में उपस्थित विलेय तथा तुल्यांकी भार को नॉर्मलता कहते हैं। इसका सूत्र क्या हो गया? स्मॉल डब्ल्यू बाई ई इंटू आयतन अपॉन में आयतन रहेगा इंटू 1000। यहाँ पे एन क्या है? मोलरता गुणे क्षारकता, यानी कि नॉर्मलता निकालने का एक और ट्रिक है हमारे पास, ये मोलरता गुणे क्षारकता। ओके, यहाँ पे H2SO4 है और यहाँ पे HCl है। ठीक है ना। यहाँ पे बताओ इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी क्षारकता कितनी होगी? H की 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी। ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मोलरता का मान दिया रहेगा, आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो सीधे। अब बताओ मोलरता क्या है? मोलरता एक, मान लो कोई बॉटल है 1000 ml का है, 1000 ml का है, मान के चलो 1 लीटर का बॉटल है तुम्हारे पास, उसमें जितने भी मात्रा को घोलोगे ना वही हमारी मोलरता कहलाएगी। 1000 विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, मोल की मात्रा यानी मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। जो विलेय रहेगा ना उसके मोल निकाल लो, वही हमारी मोलरता होगी। 1 लीटर बोतल में क्या हो गया? W/M किसके बराबर पड़ गया है? मोल। मोल क्या है? N। N इक्वल W/M, तो वही W/M क्या होगा? मोल होगा। और आयतन है, कितने आयतन में? 1000 ml आयतन में। यहाँ पे 1000 से बदलने के लिए हम लोग लिख दिया गया क्योंकि आयतन में लेते हैं हम लोग। ठीक है। मोलरता 1000, देखो दोस्तों मोलरता में होता है
आयतन और मोललता में होता है द्रव्यमान। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। सेम सूत्र यही रहेगा, सेम सूत्र, बस आपको चेंज करना है आयतन में और द्रव्यमान में। ओके, चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये पेज खत्म। और विलेयता, किसी निश्चित ताप पर विलेय को घोलने की प्रक्रिया ही विलेयता कहलाती है। ठीक है ना। घुलनशीलता, किसी निश्चित ताप पे ना किसी भी विलेय को घोलने की प्रक्रिया ही विलेयता कहलाती है। विलेयता, अब इसी के आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। ठीक है ना। चलो, और अणुसंख्यक गुणधर्म, द्रव्य द्रव्य किस पे आधार है, राउल्ट के नियम पर। द्रव्य और गैस किस पे आधार है, हेनरी के नियम पर। और द्रव्य व ठोस किस पे आधार है, अणुसंख्यक गुणधर्म पर। चलिए, हेनरी का नियम क्या करता है, हेनरी का नियम किस पे आधार है, द्रव्य प्लस गैस में। सन 1803 ईस्वी में विलियम हेनरी ने विभिन्न गैसों पर मात्रात्मक अध्ययन किया, जिसके पश्चात एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। यह हेनरी का नियम आप लोग आसानी से, भाई दोस्तों 20 बार मैं कहता हूँ, आप लोग केवल कॉन्सेप्ट पढ़े। ये किस पे आधार है, द्रव्य व गैस को। चलिए, हेनरी का नियम द्रव्य व गैस पर आधारित है। स्थिर ताप जी, स्थिर ताप पर आंशिक दाब मूल प्रभाव के समानुपाती हो। उसे मत ध्यान रखो, इसे मत ध्यान रखो। आप ये समझो कि किसी गैस को विलयन में घोल रहे हो। क्या है, मान लो पेप्सी वाले पे ले लो तुम, पेप्सी वाले पे, ठीक है ना। पेप्सी में क्या होता है, गैस भरा होता है। ठीक है, मान चलो बॉटल है, उसमें गैस नहीं है, पेप्सी बन ही रहा है फैक्ट्री में। ठीक है ना, गैस नहीं भरा है उसमें। तो इस पर हम समझेंगे कैसे, किसी विलयन में घोला गया गैस, तो उस विलयन का वाष्प दाब जो होगा ना, मान को चलो बॉटल है, बॉटल में तुम घोल रहे हो गैस को, तो उसका कोई वाष्प दाब उत्पन्न होगा ही, क्योंकि बॉटल में गैस भरोगे तो मतलब कि उसमें गैस तो आएगा ही। तो उसी वाष्प दाब क्या होता है, उसके विलयन के मूल प्रभाज, किसके, विलय के नहीं, विलयन के नहीं, गैस। इसमें विलय क्या है, अच्छा बताओ, तुम लोग बॉटल में घोल रहे हो, पहले से क्या उसमें पेप्सी तो है, और क्या घोल रहे हो, गैस घोल रहे हैं, तो गैस क्या होगा, विलय होगा। तो यहीं से समझ जाओ, जो उस डब्बे में, इस बॉटल में वाष्प दाब है ना, वह वाष्प दाब विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जो पी है ना, क्या है, पी किसके समानुपाती होता है, वाष्प दाब हो गया। पी क्या हो गया, वाष्प दाब। ये किसके समानुपाती होगा, एक्स ए, एक्स ए यानी कि विलय का मोल प्रभाज। समानुपाती का साइन एस से लगा दे। अब इस समानुपाती को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे P इज इक्वल टू के एच, एच क्या हो गया, हेनरी, हेनरी स्थिरांक, एक्स ए हम लोग का यही वाष्प दाब क्या होता है, विलय के मोल प्रभाज के, देखो यहाँ समझना, वाष्प दाब हो गया ना, विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास हेनरी स्थिरांक प्राप्त होगा। हो गया ना। अब बताओ, यही हम लोग यहाँ पे पढ़ा गया है, ठीक है ना, यही हेनरी का अनुप्रयोग। चलो, हम लोग अलग से पढ़ेंगे क्या, राउल्ट का नियम। भाई ये दोस्तों जितने भी है ना, ये सब नियम आप याद कर लेना, पक्का बोर्ड में पूछता है, हर साल पूछता है। चलिए, फ्रांसिस मार्टे राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने सन 1886 ईस्वी में एक नियम द्रव्य व द्रव्य पर आधारित नियम प्रस्तुत किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर वाष्प में उत्पन्न आंशिक दाब में कमी मोल प्रभाज के बराबर होती है। मान के चलो ये क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये विलयन का वाष्प दाब, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये किसके बराबर होता है, मूल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, मूल प्रभाज ये हो गया, आंशिक दाब क्या हो गया, आंशिक दाब हमारे पास ये हो गया। मान के चलो, यदि किसी विलयन में तुम ऐसा कोई विलयन पदार्थ घोल रहे हो ना, जो मतलब कि विलयन की आंशिक दाब में कमी उत्पन्न, मतलब कि आंशिक दाब में कमी उत्पन्न कर दे या फिर उच्च कर दे, इससे मतलब नहीं होगा। बस इसमें हमको यही ध्यान रखना है, कमी और उच्च को तो क्वथनांक में समझेंगे, इसी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है ना। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर दाब में क्या होता है, दाब में ही उत्पन्न आंशिक दाब की कमी
मोल प्रभाज के बराबर होती है। यहाँ पे आंशिक दाब हो गया, ये मोल प्रभाज x हो गया बस। और ये इस अच्छा चलो इसके इसी को और शॉर्ट फॉर्म से समझते हैं, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हम लोग को हरदम याद रहता है, ठीक है ना। चलो मान के चलो, यदि किसी विलयन में तुम क्या यदि किसी भी विलयन में तुम विलेय पदार्थ को घोल रहे हो और उस विलयन में आंशिक दाब को मान मत लेके चलो, उस विलेय का वाष्प दाब और मोल प्रभाज और विलायक का वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के योग क्या होगा, उसके कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। मान के चलो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, विलेय का वाष्प दाब, और x में क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज, और P2 क्या होगा, विलायक का वाष्प दाब, और ये विलायक का ही मोल प्रभाज, इसका गुणनफल हो गया और इसका दोनों का योग क्या होगा, कुल वाष्प दाब के बराबर होगा। यही हमारे पास राउल का नियम निकल के आता है। अब राउल के नियम पर भी हम लोग समझेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। वह विलयन जो किसी ताप पर राउल का नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। चलो आदर्श विलयन के लिए हम लोग राउल का नियम डायरेक्ट उस पर मतलब कि प्रस्तुत कर देंगे। ये हो गया अनादर्श विलयन, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन ही ना करे, अनादर्श विलयन। चलो यही हम लोग यदि कुल वाष्प दाब उसके विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के गुणनफल के वाष्प दाब के बराबर होता है ना, तो आदर्श विलयन कहलाता है। और राउल्ट के नियम पे ही लिया गया है। यदि अगर यही बराबर ना हो, ये दोनों बराबर होता है, ये बराबर ना हो तो अनादर्श विलयन का ही फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है जब ये विलयन क्या होता है, जब कुल वाष्प दाब उसके विलयन के वाष्प दाब के और मतलब कि दाब और गुणनफल किसके, मोल प्रभाज के, ये दोनों 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 है ना, ये है। अगर इसका मान इससे कम आ गया और ये अधिक हो जाएगा तो धनात्मक, और इसका मान इनसे कम आ गया तो ये ऋणात्मक होगा। यही हमारे पास ऋणात्मक विलयन और धनात्मक विलयन पूछा जाता है। चलिए इस पेज पे आते हैं, अणु संघ के गुणधर्म जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी पे हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सब पढ़ने को मिलता है। किसी विलयन की अणुओं की संख्या विलेय की संख्या पर निर्भर किसी विलयन की अणुओं की संख्या विलेय की संख्या पर निर्भर करती है तथा विलेय की प्रकृति पर नहीं करती है, उसकी संख्या पे निर्भर करती है। इसीलिए तो अणुओं के गुणधर्म पढ़ाया जा रहा है। ओके, ये कितने प्रकार के, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नयन अवनमन और परासरण दाब, यही बस पढ़ना है चारों। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं या घोलने पर विलयन की वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मोल अंश के बराबर होती है। ओके, ये लोग राउल्ट के नियम में भी पढ़ा गया है, राउल्ट के नियम में भी पढ़ा गया है, इसी के आधार पे है वो भी, इसलिए ठीक है ना। जो लेकिन हम लोग पीछे नीचे पढ़े हैं ना, इसको आप लोग को जरूर लिखना होगा। एक्स ए और पी, यानी पी इधर उधर जा सकता है, और पी x2। ओके, यहाँ पी नोट लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा पी है, यहाँ पे पी का आंशिक होगा। ओके, तो क्वथनांक में उन्नयन, ये तो आंशिक दाब हो गया। आंशिक दाब यही होता है जो कि मूल प्रभाज के बराबर होता है। यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ घोल दे, उसके विलयन की वाष्प दाब में आंशिक वाष्प दाब उत्पन्न हो जाएगी, उसी को ही हम लोग कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ओके, अवनमन मतलब कम होना। अब बताओ, क्वथनांक में उन्नयन मतलब कि बढ़ जाना, क्वथनांक में उन्नयन बढ़ जाना, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है। सेम यही फॉर्मेट यहाँ पर भी होगा, और इसी में क्या होगा, क्वथनांक में उन्नयन होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाते हैं। यदि किसी विलेय पदार्थ को ना विलायक में घोला जाए तो उसके किस में वृद्धि होगा, क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगा। इसी को हम लोग क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यदि वृद्धि होगा तो क्वथनांक में उन्नयन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्लू, स्मॉल डब्लू बाई स्मॉल एम। ये हमारा मोललता, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी है ना, यहाँ पे मोललता, यहाँ पे यही सूत्र होता है दोस्तों। इसी के आधार पर हम लोग इन सबको लाए हैं। जैसे मोललता का सूत्र क्या होता है, डब्लू बाई
m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। मूलतः ही होता है, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, इसको रख देंगे, हमारे पास यही सूत्र आ जाएगा। बाकी हम लोग का सूत्र यही होता है, बस क्या होता है, यही बस होता है। ओके चलिए, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो हिमांक में होने वाली कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा TF से प्रदर्शित करते हैं। सेम फॉर्मेट वही रहेगा, यहाँ पर भी m मोललता ही है। ओके, डेल्टा TF हो जाएगा और KF हो जाएगा। इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, और इसे क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। जो हिमांक में अवनमन है ना, यही दर्शाएगा, इसी से प्रदर्शित करेंगे। ओके, और इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक और अवनमन स्थिरांक, और इसे मोलल उन्नयन स्थिरांक। परासरण दाब, किसी पदार्थ का निश्चित ताप पर तनु विलयन से सांद्र विलयन में प्रवाह को परासरण दाब कहते हैं तथा इस प्रक्रम को रोकने वाले कारक दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। ये क्या होता है, ये ताप के समानुपाती होता है और सांद्रता के समानुपाती होता है। और जब इसको एक साथ लेंगे तो सांद्रता गुणे ताप के समानुपाती हो जाएगा। उसके बाद इसको हटाएंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो एक चिन्ह आएगा RT। हम लोग R यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम लोग R यहाँ लिखेंगे आसानी से। CRT क्या होता है, P इक्वल टू CRT। यहाँ पे P क्या होता है, वाष्प दाब। यहाँ पे परासरण दाब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परासरण दाब। सांद्रता और R क्या है, यहाँ पे इसका नियतांक होता है, परासरण दाब का नियतांक। ये क्या हो, ताप हो गया। और PV इक्वल टू nRT। जैसे कि C की जगह क्या लिखेंगे, N/V। तो N/V लिखेंगे तो N/V हो जाएगा, V को इधर ले जाएंगे तो PV इक्वल टू nRT। ये भी हो गया। अब बताओ वान-हाफ गुणांक, ये भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आप लोग केयर करिएगा अच्छे से। किसी पदार्थ की प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को वान-हाफ गुणांक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I इज इक्वल टू प्रायोगिक मान और वास्तविक मान, जैसे हमने पढ़ा है ना, पदार्थ की प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अनुपात, इसे अनुपाती वगैरह प्रायोगिक मान और वास्तविक मान के अनुपात को ही वान-हाफ गुणांक कहते हैं। संबंध क्या हो गया, जैसे कि हम लोग पीछे जितना ही पढ़े ना, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और क्या वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, और इसमें हम लोग I से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार केवल सूत्र लिखेंगे, इंटू I कर देंगे तो हम लोग का वान-हाफ गुणांक के पद में हम लोग का सूत्र निकल जाएगा। बस यही हम लोग का चैप्टर 1 का फुल 1 शॉट। बस आप इसे क्लियर कर लो, चैप्टर 1 पूरा तैयार। और इसी पे दोस्तों मैं न्यूमेरिकल लाऊंगा, उससे आप लोग चैप्टर 1 की तरह ही सारे चैप्टर आपको पूरा परफेक्ट क्लियरली समझ आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कम समय में आप लोग पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कर लिए होंगे। तो इसी तरह से हम लोग अब अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखेंगे और सभी चैप्टर्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश इसी प्रकार से आता रहेगा और आपको मतलब कि पढ़ने में बहुत ही मदद करता रहेगा। इस जो ये प्रक्रम है ना, बहुत ही आसान होगा और बहुत ही सही तरीका होगा। कम समय में हम लोग ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा तैयार कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी न्यू चैप्टर के साथ। इस पर आपको कौन सा चैप्टर चाहिए प्लीज़ एक बार कमेंट से मैं आपके अनुसार भी वीडियो को बना पाऊँ। और आपको जो भी एक्स्ट्रा मतलब कि कोई भी कुछ ना समझ आए उसे आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसी के आधार पे अगली वीडियो में उसको संयोग करके ही बनाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्लास 12 और 10th की बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाई करने वाले हैं। कम समय में कैसे ज़्यादा नंबर लाएं, बस इसी पे हमारा केयर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।